हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास लेकर आया हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। पेपर 1 है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। तो इसमें आज हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? शिक्षण के मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि कह सकते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। समझ गए? आप लोग आना चाहिए। बता दें कि शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आप लोग को तुरंत ही आप लोग को विस्तारित, ठीक है, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग को कुछ 5-6 क्लास में आप लोग का शॉर्ट नोट्स दे दें ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है। तो बता दें कि चलिए हम लोग देखते आज हैं शिक्षण के मूलभूत आवश्यकताएं स्टार्ट करने वाले हैं। तो बता दें शिक्षण के मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है, ठीक है। शिक्षण में ऐसा क्या क्या आवश्यकता पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ पहला शिक्षण के स्तर, चर, ठीक है। शिक्षण के चर जिसमें आपका स्वतंत्र चर आता है, यानी कि शिक्षक होना चाहिए। आश्रित चर यानी कि छात्र होना चाहिए। मध्य चर यानी कि आपको सिलेबस पाठ्य वस्तु होना चाहिए। बाह्य चर या फिर अन्य चर, है ना, वातावरण होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग का, है ना, हस्तक्षेप चर भी होता है। तो इस तरह से आप लोग को बता दें कि शिक्षण के चर हैं, समझ गए। और ये पूरा आप लोग का जो शिक्षण के चर है ये मूलभूत आवश्यकताएं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब हम लोग सेकंड की ओर चलते हैं। ये आपका व्यवसायीकरण है ना, प्रोफेशनल है, समझ गए। तो ये भी होना चाहिए। चलिए अब आप लोग को आगे ले चलते हैं। थर्ड में तो कह रहा है कि समुचित वातावरण या, है ना, अनुकूल वातावरण, ठीक है। तो देखिए आप लोग को समुचित वातावरण की बात हो या अनुकूल वातावरण की बात हो, ये भी आपका मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसके बाद शिक्षक और छात्र में अंतःक्रिया संबंध या आपसी समन्वय होना चाहिए, समझ गए। मतलब छात्र और स्टूडेंट का बीच जो स्टूडेंट और टीचर का बीच जो है अंतःक्रिया होना चाहिए। अंतःक्रिया संबंध या समन्वय होना चाहिए। आपसी समन्वय ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। 5 में है आपका छात्रों का अनुशासन भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बिना भी नहीं हो पाएगा आपका शिक्षण। और आप लोग को बता दें कि 6 में है शिक्षक और छात्र को समर्थन चाहिए, ठीक है। किसको? शिक्षक और छात्र को क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, ठीक है। तो समर्पण चाहिए, है ना। इसमें दोनों तरफ से ढीला ढीली नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब एक तरफ से कमज़ोर पार्ट नहीं होना चाहिए। चलिए आप आगे आप लोग को लेकर चलते हैं। कहता क्या है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आधारभूत ज़रूरतें होना चाहिए, ठीक है। आधारभूत ज़रूरतें की बात की जाए तो इसमें फिर आपको क्या होना चाहिए? शिक्षण कौशल में इसमें ICT का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। सरल दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए, समझ गए। जिसमें आप कह सकते हैं कि ITCT में आपका कंप्यूटर हो गया, ऑनलाइन टाइप का हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इस तरह से इसमें सभी कुछ आधारभूत ज़रूरतें के अंतर्गत आने वाला है, समझ गए। इसी तरह से फ्रेंड्स अब आगे हम ले चलते हैं आप लोग को वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, है ना। तो इसमें आप द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग में, ठीक है, शिक्षण का जो चर है उसको पार्ट करके हम लोग देखने वाले हैं। जैसे आप लोग को बता दें कि हम लोग शिक्षक की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, जो कि ये आपका स्वतंत्र चर है, ठीक है। टीचर क्या है? टीचर एक स्वतंत्र चर है, ठीक है। अब टीचर की विशेषता, ठीक है, जब विशेषता की बात आ जाए, है ना, स्वतंत्र चर की विशेषता की बात आ जाए तो देखिए क्या होना चाहिए? सूचना और ज्ञान का प्रवर्तक होता है, ठीक है, होना चाहिए। प्रवर्तक होता है कौन? शिक्षक, ठीक है। ये विशेषता है। नई नई सूचना और नई नई ज्ञान प्रदान करता है, ये भी एक विशेषता है। शोध के प्रति सचेत रहता है, कौन? शिक्षक, ठीक है, ये विशेषता है। उनके पास विषय विशेषज्ञ होता है ना, मतलब स्पेशलिस्ट कह सकते हैं।
जिस सब्जेक्ट का है उसका पूरा पूरा जानकार, ठीक है। उनके बाद शिक्षक सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, समझ गए, सबसे ज़्यादा ज्ञानी क्या होता है, शिक्षक। शिक्षक निर्माता है ना, रचनाकार होता है, मतलब शिक्षक ही बनाता है, मतलब एक स्टूडेंट को गढ़ता है, समझ गए, बनाता है, और वो धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाता है वो फिक्स होकर पूरा बनते चला जाता है। उनके बाद हस्तांतरित करने वाला, ठीक है, हस्तांतरित करने वाला भी होता है, समझ गए, इसका गुण है, गुण कहते हैं, विशेषता है। यह शक्ति का स्रोत है ना, शक्ति का स्रोत है, बहुत सारा ऊर्जा देता है, ठीक है, देते हैं, और इस तरह से इसको केंद्र बिंदु के संज्ञा दिया गया। बता दें कि अब शिक्षक निर्माता होता है और हस्तांतरित करने वाला। बता दें कि लोकाचार आदर्श, ठीक है, लोकाचार आदर्श, मान सम्मान, ज्ञान बुद्धि, कौशल और संस्कार, ठीक है। तो शिक्षक निर्माता या रचनाकार होता है, कहने का तात्पर्य या हस्तांतरित करने वाला होता है। तो कहने का मतलब जो शिक्षक जो है संस्कार भी देता है, कौशल भी सिखाता है, ज्ञान भी देता है, बुद्धि भी देता है ना, मान सम्मान की बात भी होता है, टीचर को मिलता है, ठीक है, और फिर आदर्श सम्मान की बात भी होता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाए, समझ गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखें स्वतंत्र चर की विशेषताएं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें बता दें कि देखिए छात्रों के लिए क्या कहता है, छात्रों के लिए इसके बाद क्या होता है, फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। छात्रों के लिए मतलब टीचर द्वारा जो दिया गया है ना, दिया जाता है, मतलब उनकी विशेषता आप देखें, विशेषता के आधार पर टीचर जो अगर एक स्टूडेंट को शिक्षा, ज्ञान या एजुकेशन देता है ना, शिक्षा देता है, तो उससे मतलब इसके बाद क्या क्या फ़ायदे होता है ना, फायदेमंद साबित होता है, समझ गए। अगर ज्ञान की बात करें, ठीक है, मान सम्मान की बात करें, समझ गए, और उनके बाद आदर्श की बात करें, समझ गए, तो ये किनको ये सब प्राप्त होता है, सब आपको स्टूडेंट के फायदे के लिए होता है। आप बता दें अगर ज्ञान होता है, मान सम्मान होता है, आदर्श होता है, अगर इस तरह से अगर स्टूडेंट को ज्ञान मिलता है तो इससे स्टूडेंट को फ़ायदे होता है, छात्र को फ़ायदा होता है, और उससे फिर उससे क्या प्राप्त होता है, कैसे फ़ायदा होता है। तो पहले शारीरिक विकास होता है छात्र का, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, अन्य विकास होता है, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपके स्टूडेंट का है ना पार्ट्स जो है उसका शारीरिक, मानसिक है ना, ज्ञान से भरपूर होता है, और फिर विकास होता है, और स्टूडेंट लाभान्वित होता है, और जिसके कारण से पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है, समझ गए। चलिए अब आप लोग को फ्रेंड्स हम बता दें, आगे थोड़ा लेके चलते हैं, ठीक है। और देख रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं कि समाज में क्या सही है और समाज में क्या गलत है, ठीक है। कौन आपको बतलाएगा, टीचर, है ना, मतलब उसको समझ परख सभी कुछ होने लगता है छात्र को, टीचर के माध्यम से द्वारा, टीचर द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है ना, और जो उसमें आपका सभी तरह का विकास किया जाता है एक स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, अरे होता है। बता दें कि टीचर जो है आपका मेन आपका व्हीकल का काम करता है, ठीक है, यानी कि वाहन जैसा काम करता है ना, मेन व्हीकल, ठीक है, मेन आपका क्या है, व्हीकल का काम करता है, कौन, आपका टीचर। तो कह सकते हैं कि समाज का एक एक क्या गलत क्या सही फर्क बतलाना जो है वो टीचर बतलाता है, इसलिए इसे मेन व्हीकल कहा गया है। आगे बता दें आप लोग को कि छात्र के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रभावी भाषा का प्रयोग करता है, कौन, टीचर। कौन सा भाषा, प्रभावी भाषा का। टीचर को आईटी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए,
किसका? टेक्नोलॉजी का, समझ गए। आईटी का ज्ञान होना चाहिए, संचार और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए, समझ गए। और कक्षा के अंदर और बाहर की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, समझ गए। कक्षा का अंदर भी है, ठीक है ना, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, उसके अंदर भी एक माहौल बनना चाहिए, समझ गए। वातावरण बना के पढ़ाई करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है ना, थकान कम होता है, ज़्यादा रुचिकर बनता है, समझ गए। और इस तरह से अगर पढ़ाया हुआ रहे, ठीक है, एक वातावरण बनाकर, तो स्टूडेंट का माइंड में फटाफट बैठता चला जाता है, समझ गए। इसी तरह से अगर आप जो एक कक्षा में है ना, एक स्टूडेंट के साथ जो व्यवहार करें, उसी तरह अगर आप कहीं बाज़ार में, है ना, और स्कूल के बाहर ग्राउंड में खेलते वक्त आप उसके गांव गए, है ना, मोहल्ला में कहीं भी मिले, इस तरह से स्टूडेंट और आपका टीचर के बीच वातावरण होना चाहिए और माहौल बनना चाहिए कि उनको देख के बाहर भी लगना चाहिए कि सर हैं, इस तरह से होता है, देखिए सर, मतलब सर का व्यवहार से उनको लगना चाहिए कि हाँ सर बोलते हैं, करते भी हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब जो आप स्टूडेंट को बता रहे हैं, साथ ही साथ आपका जीवन में भी अप्लाई होना चाहिए, समझ गए। और उसका नकल भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और उससे सीखते भी है देख देख के, समझ गए। और इससे प्रभाव पड़ता है और इस तरह से देख के माहौल भी बनता है, समझ गए। तो ये सब बात इस पर लिया गया है, ठीक है। अब आप लोग को चलते हैं दूसरा चर की ओर, ठीक है। और एक जो चर है, स्टूडेंट भी है, छात्र भी है, जो आश्रित चर है, समझ गए। कौन सा चर है ये? आश्रित चर है, ठीक है। और यह अपरिपक्व रहता है ना। ये जो चर है, जो स्टूडेंट है, अपरिपक्व होता है ना। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं हम लोग, समझ गए, विशेषता की बात करते हैं। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, सहयोग करना चाहिए, ठीक है। तो बता दें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सहयोग करना चाहिए कैसे? सहभागिता होनी चाहिए सभी क्षेत्र में, ये भी याद रखना चाहिए, सभी क्षेत्र की बात हो रहा है। अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या? अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षक का अनुसरण करना चाहिए, किसको? छात्र को, अभी हम जैसे आप लोग को बतलाए, ठीक है। और बता दें कि सिलेबस, है ना, क्लासिफाइड होना चाहिए, समझ गए। मतलब क्लासिफाइड होना चाहिए यानी कि वर्गीकृत होना चाहिए, समझ गए, पार्ट बाय पार्ट होना चाहिए। सभी कक्षा का अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, समझ गए। और सिलेबस जो है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, समझ गए, चिंतन स्तर के अनुसार होना चाहिए और तीनों का मिश्रण होना चाहिए, समझ गए। आप लोगों को पिछले क्लास में मैं पढ़ाया हूँ, स्मृति लेवल, है ना, स्तर और अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, उसी के अनुसार आपका सिलेबस होना चाहिए और तीनों का मिलन मिश्रण भी होना चाहिए, समझ गए, मिलाकर भी होना चाहिए। और जिससे आपका इस तरह से सिलेबस अगर हो तो स्टूडेंट को समझ विकसित करने में, समझने में, या उनको पाठ्यक्रम को पूरा करने में, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, आगे आप चलते हैं और आप लोग को बता दें, इसी का कुछ पार्ट है, ठीक है। कहता है कि वर्तमान समय की मांग के अनुसार होना चाहिए, समझ गए। सिलेबस क्या होना चाहिए? वर्तमान समय में जैसा डिमांड है, समझ गए, उसके आधार पे होना चाहिए। समाज उपयोगी सिलेबस होना चाहिए, समझ गए। मतलब दिन प्रतिदिन हम लोग रोज़मर्रा के दिन में समाज में देखते हैं कि सभी तरीके से समाज में हर एक, आपका बोल सकते हैं कि हर एक लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक तबके के लोग रहते हैं, उसके अनुसार सिलेबस में होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई पढ़ लिए और आपको कुछ क्रय विक्रय करने नहीं समझ पा रहे हैं, जोड़ने घटाने नहीं जान रहे हैं, एक दूसरे का आदर मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, समझ गए, मतलब बहुत ऐसे कुछ सामाजिक तत्व है जो आप नहीं कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद, तो वैसा पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, समझ गए। तो वही कह रहा है कि ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो समाज से जुड़ा हुआ सिलेबस होना चाहिए। इसलिए अगर समाज से जुड़ा हुआ है ना, पढ़ाई जुड़ा हुआ है, तो वो जानेगा कि हम
समाज में क्या कर सकते हैं या मेरा क्या वैल्यू होगा, या फिर एक पढ़ा लिखा इंसान का समाज में क्या कर्तव्य बनता है, समझ गए। इस तरह से समाज उपयोगी होना चाहिए, परिवर्तनीय होना चाहिए, है ना, उसको चेंज भी कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद निर्माणात्मक मूल्यांकन के बाद पाठ्यक्रम को चेंज करना चाहिए, समझ गए। मतलब बीच बीच में आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन को करके, है ना, सिलेबस में और कुछ चेंज फिर बदलाव भी लाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार देखना चाहिए कि कौन कौन सा आपका पार्ट है कि जो हमारे जैसे समाज चेंज हो रहा है ना, हमारे दिन प्रतिदिन माहौल चेंज हो रहा है ना, आपका डेवलप करने का गति चेंज हो रहा है, उस तरह से उसका पाठ्यक्रम को भी धीरे धीरे चेंज करते चला जाना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए। तो यही था आपका मेरा आश्रित चर, ठीक है, आश्रित चर के अंतर्गत। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखें आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षण का, ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं देखें, मूलभूत आवश्यकताएं देखें, समझ गए। और इसमें आप लोग को चर स्टार्ट किए, फिर आप लोग को अगले क्लास में लाऊंगा। तो शिक्षण के मूलभूत आवश्यकताएं देखें हम लोग आज, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लस में अधिक से अधिक मित्रों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।